नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूं राउंड 1 काउंसलिंग के बाद क्या स्टेप्स होंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, रिजल्ट की परेशानी आप लोग अभी तक झेल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। रिजल्ट जब आने का होगा आ जाएगा, थोड़ी देर जरूर होगी लेकिन वो आ ही जाएगा। लेकिन इसके बाद की जो स्टेप्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा अच्छा कमेंट किया है। एक गार्जियन थे तो उन्होंने कमेंट करके कहा कि वीडियोस के हेल्प से मैंने सीएसईबी और जोसा की काउंसलिंग को पूरे अच्छे तरीके से किया। तो ये चीज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो वीडियोस से आपको कम से कम हेल्प मिल रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर 5-10% भी मैं आपको हेल्प कर पाता हूँ अपने वीडियो से, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज मैं ये शुरू से ही इस चैनल को बनाने का या इस पे वीडियो डालने का बस एक ही एम था कि आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो या कहीं भी किसी के चक्कर में ना पड़ जाएं जो आपसे पैसे ले ले और बदले में आपको कुछ दे भी नहीं। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने इस तरीके के चैनल को खोला। और इस पे इतने सारे आज लगभग 185 वीडियो हो चुका है। आप इस पे वैरायटी ऑफ वीडियो देख सकते हैं। आपको मैंने इस पे एनआईटी का प्लेसमेंट का वीडियो दिया है, कट ऑफ भी दिया है, स्पॉट राउंड के विषय में कैसे काउंसलिंग करना है, जोसा के विषय में बताया है कि किस तरीके से ट्यूटोरियल है। मतलब अपने तरीके से मुझे जितना आता था मैंने जैसे किया, तो उस तरीके से मैंने आपको पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया था। और मेरा जो अगला टारगेट है वो अगला टारगेट है कि फ्री एजुकेशन, जो कि जैसे कि आईआईटी का हुआ या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हुआ, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उसमें टाइम लगेगा लेकिन 2 साल 2.5 साल के अंतर में जब हमारे पास पूरे तरीके से इक्विपमेंट, टीम वगैरह सारा चीज़ हो जाएगा, मटेरियल्स सारे तैयार हो जाएंगे, तो हम आपको बड़े ही सिस्टमैटिक मैनर में वो स्टडी मटेरियल वाला चीज़ भी प्रोवाइड, ये कितना हद तक पूरा होगा ये तो बात की बात है। लेकिन जब वो पूरे तरीके से अच्छे से तैयार हो जाएगा, जब मैं समझ सकूंगा कि आप तक वो चीज़ें पहुँचानी है, तो वो पहुंचाऊंगा। क्योंकि जैसे कि किसी का भी पैसा लग जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं पे भी, तो फिर उन्हें वहाँ डर रहता है कि ये मेरा पैसा लग गया, मेरा हो नहीं हो। या किसी के कोई बच्चा मुझे कमेंट कर रहा था कि सर मेरे पापा ऐसे फार्मर थे, उनका इतना पैसा लग गया, हम लोगों ने ये पूरा प्लॉट बेच के किया पर मुझे कोई सक्सेस नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें थोड़ी अजीब लगती है सुनने में, ख़राब लगता है सुनने में कि क्यों किसी के साथ ऐसा हो जाता है। तो ऑनलाइन आज ज़माना बहुत एडवांस है, ऑनलाइन है, लेकिन अभी ऑनलाइन में उस तरीके की चीज़ हो नहीं पाई है कि सिस्टमैटिक मैनर में आपको कोई लेक्चर्स दे रहा है। लेक्चर्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज कोई ये टॉपिक का दिया तो परसों उसका। लेकिन एक फ्लो जो होता है, जो कोचिंग में पढ़ाने का फ्लो होता है कि 5 दिन में 5 टॉपिक वो कवर कर रहे हैं, वो टाइप का चीज़ अभी नहीं आया। तो कोशिश है मेरी, अब देखिए कोशिश कहाँ तक जाती है। तो वो जब हो जाएगी तो मैं आपको वो चीज़ बता ही दूंगा, लेकिन उसमें भी खैर टाइम लगेगी। चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखिए राउंड 1 काउंसलिंग जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपने पहले रजिस्ट्रेशन फी पेड कर दिया होगा। अच्छा, पैसा के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले सुनिए करना क्या रहता है। तो सबसे पहले क्या है कि आपका जब भी होगा तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे उसी तरीके से, फ्रीज, फ्लोट, सरेंडर का। तो अगर आप फ्रीज कोई भी ऑप्शन को करते हैं, मतलब आप वो अपने करंट सीट को एक्सेप्ट कर लिए हैं, आप फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो आपका फाइनली लॉक चॉइस हो जाएगा। तो क्या करना होगा आपको, तो फाइनली आपको उस इंस्टीट्यूट में जाके क्या करना पड़ेगा, जो आपको एलोकेटेड इंस्टीट्यूट है, जो आपको हुआ है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद तो आपको कोई प्रोसेस करना नहीं है, फ्रीज आपका हो चुका है। और फ्लोट में क्या हो जाएगा कि फ्लोट में वही चीज़ होता है आपका कि जैसे कि आपको कोई सीट मिला है, आपका फ्लोट का ऑप्शन रहेगा तो अपग्रेडेशन के लिए हो जाएगा। सेकेंड राउंड में आपका देखा जाएगा, अगर उससे अच्छा सीट मिल रहा है तो वो मिल जाएगा, नहीं तो पुराना ही रिटेंड हो जाएगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपने जोसा में पहले से कोई सीट ले रखा है तो वही आपको करंटली मिल जाएगा। अच्छा, एक नया चीज़ इसमें देखने को मिला है, रेस्ट्रिक्शन। तो ये दोस्तों कोई नई चीज़ नहीं है, बस इसमें एक चीज़ बताया गया है कि जैसे आप अभी जैसे रजिस्ट्रेशन आप लोग कर चुके हैं, तो आपके पास अब ये राइट नहीं रह गया कि आप अपने चॉइस को फिर से रीअरेंज करें, ऐड करें, कुछ नहीं, बस आपके पास डिलीट करने का ऑप्शन रहेगा। तो उसको कहेंगे रेस्ट्रिक्शन। तो सबसे मतलब डिलीट करने का ऑप्शन क्या रहेगा कि मान लीजिए आप भर दिए एनआईटी मणिपुर में मेटलर्जी ब्रांच, जैसे है नहीं वहाँ शायद, तो भर दिए मेटलर्जी ब्रांच और आपको मन हो गया कि नहीं मुझे वो नहीं लेना, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा रिजेक्ट का। तो रिजेक्ट में क्या हो जाएगा कि आपका जो सीट है आफ्टर चूजिंग 1 आउट, अच्छा ये तो ये वाला है, रिजेक्ट में आपका जो हो जाएगा तो उसमें वही है आपको कि डिलीट करने के लिए आप हो जाएंगे। डिलीट आप उस चॉइस को कर सकते हैं, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी, वो आप उसको डिलीट चॉइस को कर सकते हैं। और सरेंडर ऑप्शन मेरे ख्याल से दोस्तों आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप एकदम चाह रहे हैं कि आपको वो सीट चाहिए ही नहीं, तभी आप ऑप्ट करिए। सरेंडर में क्या हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपको कोई सीट एनआईटी मणिपुर में मिल रहा है और आप चाह रहे हैं क्या कि वो आपको लेना ही नहीं है, एकदम ही नहीं लेना, तो जैसे सरेंडर करेंगे तो आपका वो सीट खत्म हो जाएगा। मतलब आप राउंड 1 में आपका वो सीट ही कैंसिल हो जाएगा, फिर राउंड 2 में आपका काउंसलिंग होगा। और राउंड 2 में अगर आप
को कुछ नहीं मिलता है तो आप पहले सीट के लिए दावा नहीं कर सकते क्योंकि आपका वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप फ्लोट करते हैं तो फ्लोट में आपको ये सुविधा मिलती है। तो दोस्तों यही इसकी थी खासियत। आप पेमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फी के बारे में। तो पहले भी मैं ये बात बता चुका था कि जैसे आपका जो रजिस्ट्रेशन फी था सो सभी ने वो दी ही होगी, और जिनको जोसा में सीट नहीं मिला है तो उनको सीट एक्सेप्टेंस फी भी देना पड़ेगा। तो 35,000 आपको देना होगा अगर जनरल ओबीसी में, और SC ST PWD में है तो 15,000। और जिनको सीट NIT प्लस सिस्टम में मिल चुका है पहले ही जोसा में, तो उन्होंने तो ऑलरेडी दे ही रखा है, तो फिर उनको कुछ नहीं देना होगा। तो ये दोस्तों थी आपको 6 नंबर की बातें। तो अब हम लोग उसी तरीके से करेंगे स्टेप 7 की बातें दोस्तों। रेस्ट्रिक्शन चॉइसेस टू बी प्रोसेस्ड इन द नेक्स्ट राउंड। अच्छा, रेस्ट्रिक्टिंग जो मैंने आपको वही बताया, डिलीटिंग ऑफ चॉइस। तो इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ कि इफ अ सीट इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट इन द स्पेशल राउंड he see carrying a seat from JOSA round, the restrict option will be available after opting either float, surrender, participate in next round, paying the seat acceptance fee. Restrict option will also be available to candidate who have not been allotted a seat in special round 1। मतलब इनका कहने का सिंपल मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन ऑप्शन दोनों के लिए अवेलेबल होगा, जिनको सीट मिला है या नहीं मिला है। मतलब आपको अगर राउंड 1 में नहीं भी सीट मिला है तो आप चाह रहे हैं कि चलो ठीक है मैं NIT मणिपुर को डिलीट कर देता हूं, तो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको मिल भी चुका है कोई सीट, आपको मान लीजिए मिल चुका है NIT नागालैंड में, इसके ऊपर आपका NIT मणिपुर है, आप जान रहे हैं कि मुझे NIT मणिपुर में मिल जाएगा, तो आप उस सीट को डिलीट कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन बेसिकली यही है। और ये जो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड 28 to 30 जुलाई आफ्टर पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, कैंडिडेट कैन लॉग इन एंड रिस्ट्रिक्ट देयर अर्लियर फिल्ड चॉइस फॉर एक्सक्लूजन इन द नेक्स्ट राउंड। फ्रेश चॉइस फिलिंग इज नॉट अलाउड। कैंडिडेट कैन रिस्ट्रिक्ट ओनली फ्रॉम द चॉइस फील्ड अबव देयर करेंटली अलॉटेड चॉइस। रेस्ट्रिक्शन चॉइस इज अलाउड ओनली वंस ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन वाला चॉइस है ये आपका एक ही बार जो भी ये आपको अलाउ किया जाता है। चॉइस मार्क है रेस्ट्रिक्टेड विल बी वर्चुअली ट्रीटेड एज डिलीटेड, और ये आपका ट्रीट किया जाएगा कि आपने उसको डिलीट कर दिया है। तो आप समझ ही गए होंगे रेस्ट्रिक्शन का मतलब जनरली क्या होता है। तो रेस्ट्रिक्शन का चॉइसेस आप वही हो जाता है कि आप उसको वर्चुअली आप डिलीट कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है। तो जो चाह रहे हो कि मुझे कोई पर्टिकुलर चॉइस डिलीट करनी है तो वो आराम से उस चॉइस को डिलीट कर सकते हो। अब बात उठता है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग आफ्टर स्पेशल राउंड सीट अलॉटमेंट। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या करनी है आपको, तो ये भी मैंने पहले भी बता चुका था, एक सेपरेट वीडियो भी मैंने इस पर बनाया था कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग के विषय में क्या था। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप ऑप्ट करते हैं फ्रीज या फ्लोट एंड पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। अच्छा, एक और बात, अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको वहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं देना होगा, क्योंकि सरेंडर मतलब क्या हुआ, आपने उस सीट को नहीं लिया तो आपसे CSAB की तरफ से ये डिमांड नहीं किया जाएगा कि आप मुझे सीट एक्सेप्टेंस फी दीजिए। जब आप फ्लोट के ऑप्शन को टिक करिएगा या तो आप फ्रीज के ऑप्शन को टिक करिएगा, तभी उस केस में आपको कहा जाएगा, आपसे डिमांड किया जाएगा सीट एक्सेप्टेंस फी के लिए। क्योंकि इसका भी रीज़न है कि फ्रीज और फ्लोट में क्या है कि आपका वो पुराना वाला सीट रिटेंड हो जाएगा और नए सीट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब अगर आपका अपग्रेडेशन होता है तो आपको वो भी सीट मिल जाएगी। लेकिन जब आप सरेंडर कर देते हैं, मतलब कि जो आपका पिछला सीट है उसको आप पूरे तरीके से कैंसिल ही कर रहे हैं, तो कैंसिल जब आप कर दीजिएगा तो फिर आपको मिलने की उसमें कोई चांस नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो चीज़ जो हम कैंसिल कर देते हैं तो वो चीज़ें हमको नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर आप फ्रीज या फ्लोट में रहते हैं तो एक अनुमान रहता है कि आपको चीज़ें मिलेंगी। पुरानी चीज़ तो मिल ही रही है, नई चीज़ मिलने की अनुमान होती है। और जिनका भी जो रेस्ट्रिक्शन के लिए करते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तभी आपका किया जाएगा जब आप फ्लोट या फ्रीज करते हैं। और फॉर सीट कंफर्मेशन द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। हाउएवर इफ ए कैंडिडेट हैज चोज फ्रीज एंड हिज स्टेटस ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग इज सक्सेसफुल ही में गो टू द अलॉटेड। अच्छा, अगर आप फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तभी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर जाना पड़ेगा, ये मैंने पहले भी बताया था। और आप अपने जब अपना लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको स्टेटस में दिखाया जाएगा कि यस योर करेंट स्टेटस आपका जो भी है दिखाया जाएगा, आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो चुका है। तो इसमें आपको पता ही है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, जो डॉक्यूमेंट है सारा का वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही किया जाएगा। अगर किसी को नहीं पता है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग है या क्या करना है तो मेरी एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या देना है, और उससे भी बेटर है कि आप एक बार PDF को ही रीड कर लें। अच्छा, आफ्टर सीट अलॉटमेंट राउंड 1, या अगर कैंडिडेट सरेंडर के लिए कर देता है, वही बात है जो मैंने आपको बताया, और नेक्स्ट राउंड देन करंट अलॉटेड सीट विल बी कैंसल एंड कैंडिडेट विल स्टिल एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड। अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ सर्च कैंडिडेट विल नॉट बी वेरीफाइड। तो अपलोड अगर आप करेंगे तो आपका उस समय वेरीफाई नहीं किया जाएगा जब आप सरेंडर कर देंगे, क्योंकि सरेंडर का मतलब ये कि आपने सीट वो नहीं लिया तो CSAB वाले आपका क्यों सीट को वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। राउंड 2 में मिलेगा तब तो, नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए।
अच्छा, कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड सक्सेसफुली एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट 19 to 23, अगर आपने 19 से 23 तक रिपोर्ट किया है, पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं स्पेशल राउंड में, और एक हाथ में आपका करंट अलॉटेड सीट है और आपने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया है, फ्री फ्लोट सरेंडर, एंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेक्स्ट राउंड में, सरेंडर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड दे विल ऑटोमेटिकली मूव टू स्पेशल राउंड 2 विथ फ्लोट, तो आपका डिफॉल्ट फ्लोट ही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि कुछ भी डिफॉल्ट के लिए आप मत छोड़िए, लॉक खुद करिए, जो ऑप्शन आपको चूज करना है खुद करिए, बिकॉज डिफॉल्ट मत चूज करिए। मान लीजिए अगर कोई तरीका का टेक्निकल इशू हो के वैसा, ऐसे नहीं होता है जनरली, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना, ये लाइफ की सवाल है। अब ए कैंडिडेट अदर देन स्पेसिफाइड नंबर 0.5, अगर आप कोई भी सेलेक्ट नहीं करते हैं फ्री फ्लोट सरेंडर को और पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, या तो सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्री फ्लोट बट डज नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्री, मतलब इसमें बेसिकली आपका कैंसिलेशन के लिए दिया गया है कि आप सरेंडर का ऑप्शन को क्लिक करते हैं लेकिन नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करते, सरेंडर का ऑप्शन क्लिक करते हैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं देते हैं, फ्री फ्लोट को ऑप्ट करते हैं लेकिन सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं देते हैं, तो आपका इस केस में क्या होगा, कैंसल्ड कर दिया जाएगा एंड कैंडिडेट विल नॉट गो इन दी नेक्स्ट राउंड। तो ये जो बेसिक बातें थी यही आपको करनी थी राउंड 1 काउंसलिंग, यानी कि फर्स्ट राउंड। अब जब भी आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो आप सबसे पहले तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैंने पैसे के विषय में, रिफंड के विषय में पूरे पे सेपरेट सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाया है, बिजनेस रूल पे बनाया है, वो भी देखिए, और साथ में बिजनेस रूल जो है उसके PDF को भी आप पढ़िए अच्छे तरीके से। अभी आपके पास समय, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कोई तरीके की भी आप गड़बड़ को मत करिए। तो दोस्तों यही सारी बातें थी जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी थी, ये सारी बात आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये आपको काम आएगी आपके काउंसलिंग करने के टाइम में। राउंड 1 राउंड 2 होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए कोई आप अगर प्राइवेट में लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका अगर गवर्नमेंट में हो रहा है, NITs ट्रिपल ITs में हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आप अगर प्राइवेट में लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ डायरेक्ट या किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी भी ब्रोकर के थ्रू मत जाइए, बिकॉज SFTIs में आपको वेराइटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूट है, उसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लोन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लोन भी आपको गवर्नमेंट के मतलब जो भी बैंक्स है उनके द्वारा दे दी जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए डायरेक्ट कहीं मत लीजिए। जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग है, या आप कोई मतलब वेस्ट बंगाल में ही लेते हैं, उड़ीसा में ही लेते हैं, जो उसका सेंट्रलाइज काउंसलिंग है, उसका जो स्टेट काउंसलिंग है उसके थ्रू ही लीजिए, ताकि वो आपको एक फेयर तरीके से अंदर आप जाएं, एक फेयर पॉलिसी के थ्रू आप जाएं। ये नहीं कि किसी के कांटेक्ट में आप चले गए, पटना दिल्ली कहीं चले गए और कोई आपको ब्रोकर कर रहा है मैं आपको एडमिशन करा दूंगा। देखिए कोई अपने पॉकेट से आपका एडमिशन नहीं करा सकता है ना, तो आप ही का फायदा ले लेता। आपका मान लीजिए जनरल रैंक 1 लाख है, आपको कहेगा आपका NIT में जो समय नहीं हो, आपको नहीं पता था स्पॉट राउंड क्या होता है, आपको कहेगा मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, और वो NIT अगरतला वगैरह में कोई भी ब्रांच दिलवा देगा, कहेगा आपका NIT में हो गया, आप सोचेंगे चलो भैया NIT में तो हो गया, अब वो आपसे पैसे ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके रैंक पे ही कोई एडमिशन करा सकता है, ऐसे कोई नहीं करा सकता। हाँ, कुछ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात अलग होती है, वहाँ तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ऐसे भी आपका ले लेगा, और कोई आप थर्ड पार्टी के थ्रू जाएंगे फिर भी ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से रखिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला है, अपलोडिंग का है, वो सारी चीज़ अच्छे से करिएगा, कोई भी स्टेप में गड़बड़ मत करिएगा। और लॉकिंग का हो गया या जो भी आपका रेस्ट्रिक्शन का हो गया, जो भी चीज़ें वो खुद से अपने से करिएगा, डिफ़ॉल्ट के लिए उसे मत छोड़िएगा। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको CSAB या स्पॉट राउंड काउंसलिंग में काम आएगी। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि आपके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आपको करना क्या रहेगा। ऐसे वो वीडियो बन चुकी है, लेकिन आप वहाँ मतलब क्या रहता है बेसिकली, क्या चीज़ रहता है, और स्किल्स पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और स्किल्स आपको क्या ज़रूरी है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ स्किल्स अगर आप फर्स्ट ईयर से ही बेसिक से ही शुरू करते रहेंगे तो वो आपको फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर में टाइम आदमी के पास बहुत सारा रहता है, तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं। डिजिटल ज़माना है, डिजिटलाइज चीज़ भी आप कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब का आप एक इफेक्टिव मैनर में यूज करेंगे तो इससे आप